हेलो बेटा, कैसे हो आप सब? बेटा उम्मीद करते हैं बहुत बढ़िया होंगे आप लोग और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाए होंगे। क्योंकि तैयारी में अब कोई कमी करने का मौका नहीं है। क्योंकि 2 महीने के बाद आपके बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए समझदारी का फैसला है कि अगर आप तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। तैयारी का बेटा फिजिक्स के अंदर 3-4 स्टेप होता है। जैसे पहला स्टेप होता है थ्योरी, दूसरा स्टेप होता है डेरिवेशन, तीसरा स्टेप होता है न्यूमेरिकल। और तीनों स्टेप के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा पढ़नी होती है वो होती है न्यूमेरिकल। क्योंकि जब आप परिभाषा पढ़ते हैं तो हर परिभाषा के बाद एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूले के बाद फिर डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन में भी फॉर्मूला होता है। और न्यूमेरिकल का तो जड़ ही क्या है? फॉर्मूला, सूत्र। इसका मतलब बिना सूत्र को तैयार किए आप थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं तैयार कर सकते हो। इस बात को ध्यान रखते हुए बेटा मैं सोच रहा हूँ कि आपको धीरे धीरे करके मैं एक एक चैप्टर का जितना भी सूत्र है वो सब आपको तैयार करवा दूं। अगर आप इस तरीके से हर एक चैप्टर का एक वीडियो देख लोगे 10 मिनट 15 मिनट का, तो आपको सारे फॉर्मूला तैयार हो जाएंगे। और रही बात अगर पीडीएफ की, तो मैं उसकी पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। अगर आप व्हाट्सएप करेंगे इस नंबर पे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो सब कुछ अवेलेबल है, खाली पढ़ने की देरी है। आज बेटा हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम लॉस ना करते हुए चलते हैं चैप्टर नंबर 1 पर। आप जानते हैं चैप्टर नंबर 1 का नाम वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। और सूत्र इसके हम पढ़ने जा रहे हैं। आप 12th के स्टूडेंट्स होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहला फॉर्मूला यहाँ पर आता है Q बराबर एन ई। क्यू बराबर एनी का मतलब क्या है? तो क्यू बराबर एनी, क्यू यहाँ पर आवेश होता है, आवेश। और आवेश कैसे आवेश होता क्या है? तो इलेक्ट्रॉन देखो, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो जितने इलेक्ट्रॉन पर आवेश रहेगा उसे क्या बोलेंगे? कुल आवेश बोलेंगे। जैसे यहाँ पे क्यू क्या है? आवेश। एन क्या है? एन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, गुणे ई क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। जैसे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन में बोलता है बताओ बेटा, अगर एन बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या इतनी दी हुई है तो बताओ आवेश क्या होगा? अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या 1.25 × 10⁻⁻18 है तो आवेश क्या होगा? तो जितनी भी इलेक्ट्रॉन की संख्या दी रहती है उसको यहाँ लिखते हैं। और ई का मान बेटा निश्चित होता है, कितना? ई का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अब आपसे चाहे जब बोल दे, आपसे कुछ भी बोले कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ आवेश क्या होगा, तो आराम से निकाल देंगे आप। इसका उल्टा बोल सकते हैं, आपसे बोल सकता है इतना कूलाम बताओ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो ई को बटे में भेज दोगे तो क्यू अपॉन ई हो जाएगा। तो वहां से क्या निकल के आ जाएगा? एन निकल करके आ जाएगा। रही बात दूसरे फॉर्मूले की, तो क्यू बराबर आई टी। वैसे ये फॉर्मूला आपका चैप्टर नंबर 5 के अंदर आता है, जहाँ पे क्यू बराबर आई टी वैद्युत धारा पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ भी कहीं कहीं इसका यूज होता है। ये क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा क्यू बराबर आई टी, है ना? आवेश के प्रवाहित होने की दर ही क्या कहलाता है? धारा कहलाता है। तो यहाँ पे क्यू बराबर आई टी का मतलब ये है बेटा कि जो आवेश है ये बराबर होता है धारा गुणे समय में। आवेश यानी क्यू, अगर आपको धारा दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो आप क्या निकाल सकते हो? क्यू निकाल सकते हो। इसके बाद देखो बेटा, एक फॉर्मूला नंबर 3 क्या है? एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अच्छा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इसका नाम क्या होता है? तो बेटा इसका नाम होता है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। अच्छा, कूलाम का नियम है क्या? इसका परिभाषा बेटा एग्जाम में बहुत आता है, इसको इंपॉर्टेंट लिखिएगा। कूलाम का नियम क्या है? तो आपने पढ़ा हो कूलाम का नियम, किसी आवेश पे लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों आवेश के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पढ़े हो ना ये चीज? ये फार्मूला रट लो बिल्कुल ऐसे ही, एग्जाम में आता है, हर साल आ रहा है। एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका है? कूलाम के नियम का फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की मान भी कुछ ना कुछ होता होगा, आप जानते हैं हर एक कांस्टेंट वैल्यू कुछ ना कुछ मान होता है। तो यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अब ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर कैसे आया? तो देखो इसका मान निकालना है। आप जानते हैं बल का होता है न्यूटन, आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और Q1 Q2 का कूलाम स्क्वायर वो कहाँ आएगा? नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो तो 9 × 10⁻⁹ होता है। तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ एप्सिलॉन नॉट की बात करें, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट होता क्या है? ये होता है निर्वात
की वैद्युत, या यहाँ लिखते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। तो बेटा एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं हम निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात किसे कहते हैं? निर्वात उसे कहते हैं जहाँ कुछ भी ना हो, कोई माध्यम, जैसे हम यहाँ सांस ले पा रहे हैं तो यहाँ क्या है? यहाँ हवा है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। पानी के अंदर जाओगे तो वहाँ पानी रहेगा, तो वो माध्यम हो गया। यहाँ निर्वात है, निर्वात माध्यम मतलब जहाँ कुछ हो ही ना, या फिर अगर हवा को भी हम निर्वात के बराबर मानते हैं। अच्छा, एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना होगा तो आप जानते हैं 4, तो 4 कांस्टेंट है ही है, और पाई का मान आपको पता है बेटा 3.14 होता है। तो बस इन दोनों का हल मान रख करके यहाँ भेज के उसको उल्टा कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट का मान। अच्छा ये देखो, यहाँ अपॉन में एप्सिलॉन नॉट था तो इसका मात्रक ये था। जब एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया तो आप देखिए मात्रक भी उल्टा हो गया, कूलम्ब स्क्वायर आगे आ गया है और न्यूटन मीटर स्क्वायर कहाँ चला गया? बटे में। तो ऐसे तैयार कर सकते हो आप बेटा। हर एक चीज को तैयार करते हुए चलो। अगर आप तैयार करते रहोगे तो आपको बाद में समस्या कम होगी, आप अपने आप से संतुष्ट रहोगे। आप बेटा गौर करो, आप जिस दिन अपना एक प्लान बनाते हो, आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप अपना टाइम टेबल बनाते होंगे पढ़ने का, कि मुझे सुबह ये पढ़ना है, दोपहर में ये पढ़ना है, शाम को ये पढ़ना है, सोने से पहले ये करना है, सुबह उठकर सबसे पहले ये पढ़ना है। आपने जिस दिन अपना टारगेट अच्छे से कंप्लीट कर लिया, चाहे वो छोटा टारगेट हो चाहे वो बड़ा टारगेट हो, लेकिन अगर आप अपना टारगेट पूरा कर लेते हो तो आप देखते हो कि बेटा उस दिन आपकी चेहरे पे चमक रहती होगी, आप सेटिस्फाइड महसूस करते होंगे कि हाँ, मैं भी कोई इंसान हूँ जो अपने काम को पूरा कर लेता हूँ। लेकिन जिस दिन आप अपना टारगेट नहीं पूरा कर पाते हो, उस दिन आप देखिए चेहरे पे एक निराशा होती है, एक परेशानी होती है। वो होता है असंतुष्टि अपने आप से, कि मैंने अपने आप से एक वादा किया है काम करने का और पूरा नहीं कर पाया। तो बेटा इस बात को ध्यान रखो कि अपने आप से असंतुष्टि का कोई जड़ ही मत उत्पन्न करो। आप छोटा टारगेट बनाइए लेकिन उसे पूरा करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप टारगेट बनाओगे छोटा, पूरा करोगे और पूरा कर लोगे तो खुश रहोगे। जिंदगी का अंतिम लक्ष्य खुश रहना ही है बेटा। आप चाहे आईआईटी करिए, चाहे जेई करिए, चाहे नीट करिए, चाहे आप आईएएस बनिए, आप हर एक चीज खुशी के लिए कर रहे हो। तो अगर खुश रहने के लिए हम कुछ कर रहे हैं तो हम बाद में क्यों खुश रहें? आज से खुश रहना शुरू करते हैं। अपने काम को अच्छे से करिए, आप खुश रहेंगे। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे ई बराबर लिखा हुआ एफ अपॉन क्यू। अब ये ई क्या आ गया? ई होता है बेटा, ई होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा आपने पढ़ा था, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश द्वारा लगाया गया बल क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेश, एकांक आवेश द्वारा लगाया गया बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। एकांक आवेश बेटा जिस चीज को एकांक बोलेंगे उससे भाग करते हैं। तो एक आवेश कितना बल लगा रहा है? एफ के ऊपर। एफ के ऊपर लगने वाला एकांक, एकांक आवेश द्वारा लगने वाला बल कितना हो गया? एफ। इस तो ई के बराबर कितना आ गया? एफ अपॉन क्यू। परिभाषा क्या थी? एकांक आवेश द्वारा लगने वाला बल। तो बेटा जिसको एकांक करते हैं बटे में लिखते हैं, तो ई बराबर क्या आ गया? एफ अपॉन क्यू। अगला फॉर्मूला बेटा 7 नंबर पे क्या लिखा है? ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर। देखो अगर आपको बल दिया रहेगा तब तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे आप जानते हैं एक ही चीज के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, लेकिन जो मान दिया है ये डिपेंड करता है ना कि यूज करने के ऊपर। अब मान लो अगर बल दिया रहेगा तब तो ई से निकाल लोगे, लेकिन मान लो आपको दूरी दिया है, अब इस फॉर्मूले में बल आ ही नहीं रहा है, तब कैसे निकालोगे? तो आप ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपन आर स्क्वायर का यूज करके आप क्या निकाल सकते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो बेटा मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार का बल होता है। बल तो मतलब बहुत प्रकार के होते हैं, कहने का मतलब एक बल लग सकता है निर्वात में और एक बल लग सकता है माध्यम में। निर्वात का मतलब मान लो से हम लोग हवा में खड़े हैं, तो ये मेरे ऊपर बल लगा रहा है, तो इस समय हम और ये एक दूसरे बल लगा रहे हैं, तो इस समय जो बल लग रहा है वो निर्वात में लग रहा है क्योंकि यहाँ हवा भरी हुई है। लेकिन अगर हम और मेरा ये मार्कर कहाँ चला जाए? जल के अंदर, तो जल के अंदर माध्यम क्या हो जाएगा? क्या माध्यम हवा रहेगा, एयर रहेगा? आप कहेंगे नहीं, वहां माध्यम हो जाएगा जल। तो जल मतलब मीडियम। तो सूत्र ये होता है कि निर्वात में लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाला बल, दोनों का अनुपात परावैद्युतांक, परावैद्युतांक कांस्टेंट होता है, उसके बराबर होता है। ये न्यूमेरिकल में दिया रहेगा। निर्वात में लगने वाला बल, माध्यम में लगने वाले बल, दोनों के अनुपात को हम किसके बराबर करते हैं? परावैद्युतांक कांस्टेंट के बराबर करते हैं। ध्यान रहेगा ये।
अब देखो बेटा यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है P बराबर Q गुणे 12। ये P क्या है बेटा? P यहाँ पे है वैद्युत द्विध्रुव। तो बेटा वैद्युत द्विध्रुव जो होता है वो P बराबर Q गुणे 12 के बराबर होता है। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है? देखो जब दो समान आवेश है ना, दो समान आवेश विपरीत चिन्हों के, मतलब अगर एक प्लस क्यू है तो दूसरा क्या होना चाहिए? माइनस क्यू। एक बहुत छोटी सी अल्प दूरी पर रखे होते हैं, अल्प दूरी मान लेते हैं 12। देखो दोनों आवेश समान है लेकिन दोनों पे जो चिन्ह लगा है वो अलग लगा है, एक पे प्लस लगा है, माइनस लगा है, और दोनों आवेश के बीच की दूरी कितनी है? 12। तो जब दो समान आवेश विपरीत चिन्हों के एक अल्प दूरी पर रखे जाते हैं तो इस तरह की व्यवस्था क्या कहलाती है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। इसका फॉर्मूला होता है बेटा P बराबर Q गुणे 12। अब आप इसको 2QL भी कह सकते हो, लेकिन 2QL से बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो क्योंकि आप जानते हैं 12 साथ में है तो इसलिए हम Q गुणे 12 लिखते हैं, बात तो वही है। इसके अलावा देखो बेटा अब वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब वहां दो आवेश हैं, तो आप जानते हैं अगर कोई और आवेश आएगा तो वहां आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो जब बल लगेगा बेटा तो इसमें दो स्थिति आती है। देखो अगर दो आवेश रखे हैं और दोनों आवेश रखे हैं उसके अक्ष पे ही कोई और आवेश आ जाए तो ये स्थिति क्या कहलाती है? अक्षीय। जैसे मान लो ये आवेश रखा हुआ है ऐसे Q और Q, अब इसी लाइन में कोई आवेश यहाँ पे और आ गया, मान लो P मान लिए, तो एक ही अक्ष में तो आया, एक ही अक्ष का मतलब एक ही लाइन में आया, तो एक ही अक्ष का मतलब एक ही लाइन में आया, तो इस तरह की स्थिति क्या कहलाती है? अक्षीय। और अगर अक्षीय स्थिति में आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा बेटा तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे P2PR/R3। देखो ये स्थिति क्या है? जब मान लो आपका वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा होगा Q और EQ, एक प्लस में एक माइनस में, लेकिन अक्ष पे ना पूछे बल्कि लंबवत पूछे, 90 डिग्री पर आपसे पूछे, यहाँ बताओ क्या होगा? तो जब भी लंबवत पूछेगा तो उस स्थिति को बोलते हैं निरक्षीय। तो दो स्थिति होती है बेटा, एक अक्षीय होती है, एक निरक्षीय होती है। इन दोनों का डेरिवेशन भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अक्षीय स्थिति में E बराबर 1/4πε0 2P/R³ होता है, जबकि निरक्षीय में P/R³ होता है। निरक्षीय कब होता है? जब लंबवत हो, मतलब आवेश ये है तो इसके लंबवत यहाँ पूछ रहा है, जबकि अक्षीय में मान लो ये आवेश है तो इसी लाइन में होगा। अब देखो अगला फॉर्मूला लिखा है बेटा टाउ बराबर PE sin थीटा। टाउ क्या होता है बेटा? टाउ आप पढ़ते आ रहे हो पहले से ही, ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आघूर्ण किसे कहते हैं बेटा? आघूर्ण उसे बोलते, आघूर्ण एक प्रकार का बल होता है। अगर किसी बल के लगने से कोई वस्तु गोल गोल घूमने लगे, बहुत आसान भाषा में बता रहे हैं आपको, हम रटवा नहीं रहे हैं। अगर कोई बल लगने पे वस्तु गोल गोल घूमने लगे तो इस प्रकार के बल को क्या बोलते हैं बेटा? द्विध्रुव या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब आघूर्ण होता है, अब यहाँ द्विध्रुव हो रहा है तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अगर बल लगने से कोई आवेश गोल गोल घूमने लगे तो इस प्रकार के बल को बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसका फॉर्मूला होता है Pe sin थीटा। यहाँ पे P क्या होता है बेटा? तो P आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव होता है। E क्या होता है? E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अच्छा इसी को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो टाउ के ऊपर वेक्टर लगाएंगे, तो ये भी वेक्टर है, ये दोनों भी वेक्टर हैं, तो दो वेक्टर का गुणनफल अगर वेक्टर ही आता है तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? क्रॉस लगाते हैं। आप जानते हैं दो तरह के वेक्टर होते हैं, क्रॉस और डॉट, इस तरह से लगा लेते हैं। तो बेटा ये आपका चैप्टर नंबर 1 का फॉर्मूला था सारा जो आता है। अगर आपको पूरे इस चैप्टर के फॉर्मूले की, विमा की, सब चीज़ की अगर आपको PDF चाहिए तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना बेटा, अपना नाम लिखना और आप बताइएगा आपको क्या चाहिए। जो आपको चाहिए होगा वो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, PDF फॉर्म में सारा PDF आपको इस नंबर से मिल जाएगा। बस आपको एक बार इसमें मैसेज करना पड़ेगा, मैसेज करिए, अपना नाम बताइए और फिर आप उसके बाद यहाँ से जो भी PDF चाहिए वो सब ले लीजिए। समुद्र है, जितना निकाल सकते हो निकाल लो बेटा, ठीक है, वो आपके ऊपर है। तो इस तरीके से बेटा हम लोग पूरा फॉर्मूला बनाए हुए हैं। ऐसे ही हम लोग विमा का वीडियो बनाएंगे, विमा के साथ साथ सूत्र का बनाएंगे, डेरिवेशन का बताएंगे, सारे वीडियोस बना देंगे और सब कुछ आपको आसानी से तैयार करवा देंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका PDF भी आपको मिल जाएगा आराम से मैसेज करने पर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा लिखने के पीछे भी परेशान नहीं होना है। तो बेटा आप अपनी तैयारी को अच्छा बनाइए, कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। और हम लोग 10 सालों के सारे क्वेश्चंस लगा रहे हैं, उन क्वेश्चन को जरूर लगाइए क्योंकि आपके पूरा पेपर उन 10 सालों के प्रश्नों से ही आने वाला है। तो अगर आप उनको लगा लोगे तो आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा। थैंक यू।